अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे? तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखें, आप में से जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि कोर्स सही है, लेकिन जो नहीं जानते तो वो ये जान लें कि हर चैप्टर की अपनी डिमांड होती है। और चैप्टर 1 जो है वो बेसिक है, फंडामेंटल है, तो उसमें मैं चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। इवन वो पॉइंट जो आपको आता भी है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि चैप्टर 1 सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्रॉब्लम्स हैं उसमें, सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से वो आपको लग रहा होगा कि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये आपके बेनिफिट का है, ठीक है। और इतना ज़्यादा होने के बाद भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं, तो जिससे मुझे पता चलता है कि उनकी बेसिक कितनी वीक है। तो अगर मैं इसको और तेज़ बढ़ाता पहले चैप्टर को, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होती। और हर न्यूमेरिकल जो बेस्ड है चीज़ें हैं, उनमें देखें कि हमें प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उस प्रैक्टिस की वजह से उसमें टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं या जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम थ्योरी बताते जाएंगे, बातें ख़त्म होती जाएंगी और कोर्स जल्दी कवर होता जाएगा। जैसे सपोज अगर हम कहें कि भाई बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का पेस सबसे ज़्यादा तेज़ जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ थ्योरी है, ठीक है। तो आप तसल्ली रखें और इस इत्मीनान के साथ रहें कि अगर हमने आपको अपने साथ लिया है तो मंजिल पर पहुँचा के ही दम लेंगे। और इस मंजिल का ये मतलब नहीं कि टाइम के बाद मंजिल पे पहुंचाएंगे, टाइम से काफ़ी पहले हम आपका कोर्स पूरा करवाएंगे ताकि आपके पास इनफ टाइम हो रिवीजन करने का, ठीक है। तो अभी आपका टास्क ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए, आपका काम है समझना, हमारा काम है पढ़ाना। तो हम अपने काम में कोशिश जारी रखेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं। आप अपने काम में कोशिश जारी रखें कि चीज़ों को समझते जाएं और हल करते जाएं। तो हेडिंग देते हैं हम चैप्टर 2। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए, यहाँ एक मैटर की डेफिनेशन है कि भाई हर वो चीज़ जिसका मास हो जगह घेरे उसे हम मैटर कहेंगे। ये लिख लेते हैं दोबारा। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस is known as matter, ठीक है। हर वो चीज जिसका मास हो, जगह घेरे, उसे हम कहेंगे मैटर कहेंगे, ठीक है। और यही मैटर हमें डिफरेंट वैरायटीज में अवेलेबल होता है। वी फाइंड इट इन डिफरेंट वैरायटीज। और इन वैरायटीज में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर की जनरली 5 स्टेट्स हैं: बोस-आइंस्टाइन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। ठीक है, जैसे आप यहां से यूं जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीजेस, और यूं जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब प्लाज्मा इज एट हाईएस्ट एनर्जी। इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं। एंड दिस इज एट लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड,
गैस, ठीक है। प्लाज्मा की भी डिस्कशन हमारे पास नहीं है, बोस-आइंस्टाइन की भी डिस्कशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मैटर के अंदर अगर देखा जाए तो अब देखें हमारा सारा फोकस होगा इसके ऊपर, सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर। मैटर के अंदर देखा जाए तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं। उन पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पार्टिकल्स हैविंग टू प्रॉपर्टीज। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं पार्टिकल्स में। मैटर के जो भी पार्टिकल्स हों दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सही है। दूसरा, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। दे आर इन अ कंटिन्यूअस मोशन, वो मुसलसल हरकत में होते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मैटर की अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी है। मींस मैटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, दूसरा वो मुसलसल हरकत में होंगे, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस मोशन में होंगे ये उनका मोशन होगा थर्मल मोशन, और उसमें एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव थर्मल एनर्जी, थर्मल मोशन, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स, ध्यान से सुनना, बड़ा अहम पॉइंट है, ये दोनों पैरामीटर्स वर्क करते हैं एक दूसरे के अपोजिट। थर्मल मोशन, थर्मल एनर्जी और अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे वर्क इन अ अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, पार्टिकल्स अगर करीब आ जाएंगे तो क्या होगा, उनके अंदर मोशन की गुंजाइश कम होगी, थर्मल एनर्जी कम होगी, ठीक है। और सेम केस अगर हम उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ा दें, उनका मोशन बढ़ा दें, तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो these two parameters decides the state of a matter। ये दोनों पैरामीटर्स और इन दोनों पैरामीटर्स की मौजूदगी डिसाइड करती है क्या, कि कौन सी स्टेट होनी है। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? जैसे अगर हम कहें, ध्यान से सुनना भाई, जैसे हम कहें कि पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी, ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आप फैसला करें कि इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी या इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगी, ठीक है, यहां अट्रैक्शन कम होगी। अगर मैं पूछूं कि थर्मल मोशन कहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा। अब देखो यहां और पार्टिकल्स होंगे लगातार और इसके इधर और होंगे। ये मैंने दो पार्टिकल्स उठाए हैं, आप ये समझ लें कि हर दो पार्टिकल्स इस लिक्विड के, इस मैटर के ऐसे ही होंगे, इसके भी ऐसे ही होंगे। तो यहां पर पार्टिकल्स की मूवमेंट के चांसेस क्या हैं, कम हैं। यहां पर पार्टिकल के मूवमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो यही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट होनी है, अपीयर, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज गोइंग टू अपीयर। थर्मल मोशन तीन तरह के होते हैं, ठीक है। थर्मल मोशन या थर्मल एनर्जी, जाहिर सी बात है एवरी मोशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। अब ये थर्मल मोशन तीन तरह के होते हैं। एक है ट्रांसलेशनल
ठीक है। दूसरा है रोटेशनल और तीसरा है वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है। अब हम देखते हैं पहला, वाइब्रेशनल मोशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस टॉपिक को मैं कहां लेके जा रहा हूं। उसी जगह लेके जाऊंगा जहां ले जाने का हक है हमें, जहां ले जाना चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट व्हाट कंक्लूजन वी आर गोइंग टू ड्रॉ। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन किसे कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। याद रखो, जिस के पास वाइब्रेशनल मोशन होगा, जिस भी मैटर के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होगा, उस मैटर के क्या होंगे? पार्टिकल्स की ये जो लोकेशन है या जो पोजीशन है, पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशन, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। जैसे ये सॉलिड है, वो जैसे ये पार्टिकल है, ये क्या होगा? ये यहीं पर यूं यूं होता रहेगा। ठीक है, दूर नहीं जाएगा। तो अगर ये यहीं पर होगा, यहां से पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि इसकी एक डेफिनेट साइज हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेट साइज हो जाएगी। अगर ये पार्टिकल यहीं पे रहेंगे, मींस यहां से घूम के ऐसे यूं नहीं आ सकते, या ये पार्टिकल यहां से घूम के यूं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इनकी रिलेटिव पोजीशन वो भी चेंज नहीं हो रही। तो याद रखो, अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पार्टिकल्स के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जैसे अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर द टू पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स यूं नहीं हो सकते, यहीं पे यूं हो रहे हो। इनके बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा हो तो आप कहेंगे कि इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, या ये पार्टिकल्स जिसके अंदर होंगे उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर ये पार्टिकल्स यूं हो जाएं, यूं, तो अब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तो अब आप कहोगे ये पार्टिकल्स जिसके अंदर होंगे उनका वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है। और देखें तो थर्मल मोशन मींस टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और अगर पार्टिकल्स की, हाँ एक और पॉइंट, जैसे ये मार्कर यूं है, ठीक है, ये समझ लो ये पार्टिकल्स हैं। अगर ये पार्टिकल्स ऐसे हों, ये पार्टिकल ये यूं हो, तो क्या हो रहा है? एक पार्टिकल दूसरे के गिर्द क्या कर रहा है? यूं। What is this? This is rotation. तो जब अगर पार्टिकल्स रोटेशन करें, मींस एक दूसरे की पोजीशन चेंज करें, तो क्या होगा? पोजीशन चेंज करने से शेप सेम नहीं रहती। अगर ये यूं हो, ये ना ऐसे हो सके ना ऐसे हो सके, एक ही जगह अगर ये इसको यूं होना पड़े तो ये पूरा यूं हो जाए, तो इसका मतलब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो शेप सेम है। अगर वो अपनी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, मींस वो एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली मूव कर रहे हैं यूं, तो इसका मतलब उनका शेप सेम नहीं है। तो जहां पर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होगा, ओनली वाइब्रेशनल मोशन, इट लीड्स टू डेफिनेट
साइज, डेफिनेट शेप। ठीक है, दूसरा कौन सा मोशन है? दूसरा मोशन है हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो अब आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होते हैं? पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। और याद रखें, अगर ये हम पार्टिकल्स के लिए लेके आए, जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, अगर ये सिर्फ यहां पर यूं वाइब्रेट करते रहते यूं यूं, ठीक है, तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स, जिसके भी पार्टिकल्स होंगे उसकी शेप भी फिक्स रहेगी, साइज भी फिक्स रहेगी। अगर ये पार्टिकल्स यूं एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर सकें तो इसका मतलब क्या है कि अब इसकी शेप सेम नहीं रहेगी। तो रोटेशनल मोशन की वजह से नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप नहीं रहता। जबकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, यूं मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स शेप नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। अवे फ्रॉम वन अनदर। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, अगर ये पार्टिकल्स यहां पर हैं, इफ दे आर एबल टू रोटेट, रोटेट ये कर सकते हैं, तो शेप चली जाएगी। अगर यही पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं तो अब क्या होगा? वॉल्यूम भी चला जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो तीनों पॉइंट्स को अब मैंने कहा था कि हम इसको अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं। कहां अप्लाई करते हैं? पहला हम टर्म लेते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन के लिए लेते हैं हम सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम क्या कहते हैं कि सॉलिड, आप थिंक ऑफ सॉलिड, ये बोर्ड है, मार्कर है, चेयर है, टेबल है, आइस है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, दीज आर व्हाट? सॉलिड्स। तो इस सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड हैं तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था दो पार्टिकल्स के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरा थर्मल मोशन। अट्रैक्टिव फोर्सेस और थर्मल मोशन। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं इस तरीके से, तो इफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड तो इसका मतलब क्या है? उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर हाई, या हाईएस्ट कह लें हम। अट्रैक्टिव फोर्सेस हाईएस्ट हो गई, तो अब अट्रैक्टिव फोर्सेस हाईएस्ट हो गई तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अगर पार्टिकल्स दूर नहीं जा सकते, याद रखना, इफ पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो मींस दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा, क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकते हैं? कैन दे हैव रोटेशनल मोशन? नो। इफ दे डू नॉट हैव रोटेशनल मोशन तो इसका मतलब क्या होगा? शेप इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो जहां पर ये लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सवाल देखें, आ गया बड़ा शानदार और जानदार। विच will be fixed if particles can move away from one another easily। अगर पार्टिकल्स
एक दूसरे से दूर चले जाएं तो कौन सी चीज फिक्स होगी? सवाल में शेप, साइज, सी में वॉल्यूम, डी में बी एंड सी, ई में नन ऑफ दीज। बताएं क्या होगा? अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं आसानी से, तो याद रखो पार्टिकल्स अगर दूर चले गए तो वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा तो शेप फिक्स रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो क्या चीज फिक्स होगी? शेप फिक्स होगी, साइज फिक्स होगी, वॉल्यूम फिक्स होगा? नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको यहां थोड़ा सा टुकड़े में लिख लेते हैं इधर, सही। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड में क्या होता है? ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज ऑब्जर्व्ड। सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन ऑब्जर्व होगा? वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ओनली दिस मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड्स। ठीक। नंबर 2, लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या हैं? फेयरली क्लोज्ड। पार्टिकल्स फेयरली क्लोज्ड। अब लिक्विड में भी पार्टिकल्स अगर फेयरली क्लोज हैं तो इसका मतलब दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, और जब दूर नहीं जा सकते तो इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन पार्टिकल्स कैन चेंज देयर पोजीशन। पार्टिकल अपनी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर ये पार्टिकल यहां है तो ये घूम के यहां आ सकता है, ये घूम के यहां जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैन चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन। अगर पार्टिकल ने अपनी पोजीशन रिलेटिव चेंज कर दी, रिलेटिव हो गया, यूं मूव कर गया, रोल कर गया, तो इसका मतलब क्या है? नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप नहीं होगी। ठीक है, तो यहां देखें सॉलिड में हमारे पास सिर्फ क्या था? वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल एनर्जी। यहां क्या होगा? वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। वाइब्रेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक है, और ये किसकी शेप अक्वायर करते हैं? acquires the shape of कंटेनर। कंटेनर की शेप अक्वायर करता है कौन? लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स की शेप क्यों फिक्स नहीं होती? क्योंकि पार्टिकल्स यहां पर अगर रुके रहें, आगे पीछे ना जाएं, तो समझ लें शेप फिक्स हो गई। अगर ये पार्टिकल यहां से यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं, पार्टिकल यहीं पे लगा हुआ है, तो दैट इज शेप फिक्स्ड। अगर पार्टिकल यहां से यूं हो सकता है, रोटेट, तो इसका मतलब शेप फिक्स नहीं। ठीक है, ये एम पॉइंट ध्यान में रखो। तीसरा हमारे पास है गैस। अब देखें जब पार्टिकल्स पे वाइब्रेशनल था तो पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर रहे थे, वाइब्रेशनल के साथ रोटेशनल भी आ गया, तो अब शेप चली गई। अगर और पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो नाउ व्हाट हैपेंस? पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर जाना शुरू कर देंगे। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए तो मींस पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड, और जब वाइडली सेपरेट हो गए तो इसका मतलब नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर किसी का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है तो समझ लो शेप भी नहीं होगा, नो फिक्स्ड शेप। अब यहां पर क्या होगा? वाइब्रेशनल भी था पहले, आगे बढ़े तो रोटेशनल भी आया, अब उसमें तीसरी कौन सी एडिशन हो जाएगी? ट्रांसलेशनल मोशन।
ठीक है, देयर इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो पार्टिकल्स पहले क्लोज थे, सिर्फ याद रखो अ पार्टिकल कैन नॉट बी एट रेस्ट, ठीक है। इसीलिए एक साइंसदान ने कहा है कि रेस्टलेसनेस इज मीनिंगलेस। बड़ा शानदार जुमला है, मैं यहां लिखता हूं कि रेस्टलेसनेस इज मीनिंगलेस। अब इस जुमले को समझाने के लिए काफी तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो थोड़ा सा गौर करें तो बड़ा मजा आएगा आपको कि रेस्टलेसनेस इज मीनिंगलेस। इसका मतलब यह है कि कोई चीज रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इज इन मोशन। तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, पार्टिकल्स मोशन में होंगे। ये और बात है कि कहीं मोशन थोड़ा होगा, कहीं मोशन ज्यादा होगा, और सबसे जो लीस्ट किस्म का मोशन है दैट इज वाइब्रेशनल। जहां वाइब्रेशनल होगा तो वहां साइज भी होगी, शेप भी होगा। जहां रोटेशनल आ गया, शेप चली गई, साइज होगा। जहां ट्रांसलेशनल आ गया, शेप पहले गई, ट्रांसलेशनल की वजह से साइज भी चली जाएगी। तो सॉलिड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शेप भी होती है, साइज भी होता है। लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ साइज होता है, शेप नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स आर स्टार्टिंग टू रोटेट। और ये हो गई गैस। अब देखें, जो भी चीजें हैं, हर चीज का सॉलिड भी हो सकता है, हर चीज का लिक्विड भी हो सकता है, हर चीज का गैस भी हो सकता है, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी इन एवरी स्टेट। लेकिन हमें जर्नली चीज उस स्टेट के हिसाब से याद रहती है जिसको हम देखते हैं या जो आमतौर पे पाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम जैसे ही हम सोचेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा सॉलिड। शरबत क्या है, वो लिक्विड। चाय जो आ चुकी है, और काशिफ भाई भी चाय के लिए तैयार हो रहे हैं, तो चाय क्या है, लिक्विड, ठीक है। पेट्रोल लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, गैसेस। तो जो चीज जिस स्टेट में होगी हमारे माइंड में फौरन उसका ये तस्वर आएगा। लेकिन जो गैस है वो सॉलिड हो भी सकता है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम करें हम तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहा जाता है ड्राई आइस, ठीक है। तो आयरन को अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। NaCl, सोडियम क्लोराइड, किस स्टेट में जानते हैं हम उसको, सॉलिड वाली स्टेट में। लेकिन सोडियम क्लोराइड को 801 तक मेल्ट हीट करें तो मेल्ट होकर लिक्विड बना देगा। लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जो हमें तस्वर करते हैं, तो वाटर, बर्फ भी हमारे माइंड में आता है, वाटर हमारे माइंड में लिक्विड भी आता है, वाटर हमारे माइंड में वेपर्स भी आता है। तो वाटर इज अ ओनली सब्सटेंस that exist in all three different states under normal conditions, ठीक है। This is the only substance जो नॉर्मल कंडीशन, वाटर हमने आइस भी देखा होगा, एज अ सॉलिड भी देखा होगा, एज अ लिक्विड भी, एज अ गैस भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करें।
अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि भाई वाटर सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस भी है, बल्कि इस पे एक सवाल हो जाए, which of the following substance exist in all three states under normal conditions? हाँ जी, सवाल पे फोकस करें कि कौन सी स्टेट तीनों हालतों में पाई जाती है। Which state is found in all three states under normal conditions? तो हमने क्या डिस्कस किया था कि देखें, लिक्विड, सॉलिड, गैस हर कोई होता है, लेकिन हमारे जहन में उसकी वो स्टेट आती है जो नॉर्मली जिस स्टेट में वो फाउंड करता है। तो वाटर वो अकेली सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाई जाती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, एज अ सॉलिड, एज अ लिक्विड, एज अ गैस। तो आंसर होगा ये। एक और, in the ice, water and steams dash is different। सवाल पे ध्यान दें, फोकस करें इसको कि in the ice, water and steam dash is different। ऑप्शन ए, the nature of particles, nature of particles। option B, type of particles। option C, arrangement of पार्टिकल्स। ऑप्शन डी, ऑल। अब देखें, वाटर आइस में भी है, वाटर एज अ लिक्विड वाटर भी है, और स्टीम में भी है। तो इन तीनों में कौन सी चीज डिफरेंट होती है? विच थिंग इज डिफरेंट इन ऑल थ्री सिचुएशंस? तो क्या है? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ही तीन डिफरेंट स्टेट्स बनाती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर में, एक पार्टिकल्स के बीच में फोर्स और दूसरा मोशन, थर्मल मोशन। ठीक है, तो नोट करें इनको, देखें तो हम आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब देखें, वर्ड जो काइनेटिक है उसका मतलब है मोशन। तो दिस थ्योरी इज सो नेम्ड बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड दैट मोशन ऑफ पार्टिकल डिसाइड्स द गिवन स्टेट। और ये जो पार्टिकल्स का मोशन है ये डिसाइड करता है गिवन स्टेट को। तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक इज सो नेम्ड बिकॉज इट डील्स विद मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। अब देखें,
लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी फॉर गैस। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी 3 साइंसदान, वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंसदानों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 2-3 का नाम सरे फहरिस्त है, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल और क्लासियस। ठीक है, these were the scientists who gave this theory। अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं कि हर चीज, मैटर, गैस, वो बनती है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से जिन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हर चीज किस पे मुश्तमिल होती है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पर। तो एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस is composed of large number of smaller particles। अब देखें, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स माना पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उन पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होगी, छोटे होंगे। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? पार्टिकल्स नॉन एज वॉल्यूम, नहीं, नॉन एज मॉलिक्यूल्स। उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन अ कंटिन्यूअस मोशन। molecules are in continuous motion। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कंटिन्यूअस मोशन में हैं, और दे आर वाइडली सेपरेटेड। वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, मीन्स एक पार्टिकल यहां होगा तो दूसरा पार्टिकल यहां होगा। दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अगर पार्टिकल्स वाइडली सेपरेटेड हैं तो इसका मतलब दे हैव एम्प्टी स्पेसेस। पार्टिकल्स वाइडली सेपरेटेड एंड हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, और उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। अगर पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है तो क्या होगा? दे कैन बी कंप्रेस्ड, उनको कंप्रेस किया जा सकता है। दे कैन बी स्क्वीज्ड टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, उनको कंप्रेस करके लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हेंस can be compressed to a smaller volume by applying pressure। प्रेशर अप्लाई करके उनको स्मॉलर वॉल्यूम्स तक कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए बात को? नोट करें इसको तो हम आगे चलें। अब देखें, अगर उनको कंप्रेस किया जा सकता है बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम पे, तो देखें कि ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम काउंट होगा। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंपेयर करें पूरी गैस के साथ, इस वॉल्यूम का, इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंपेयर करें पूरी गैस के साथ, तो वो क्या होगा? वो नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल
इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल माना ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में। ये ऐसे ही है जैसे एक क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट के बॉल, क्रिकेट का ग्राउंड समझ लें आप पूरी गैस का वॉल्यूम, और जो एक बॉल है आप उसको समझें किसका वॉल्यूम, उसको समझें एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज डैश। दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपने मुझे जवाब देना है मैसेज करके, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की बात हो गई। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ मोशन, कंटीन्यूअस मोशन, और गैस में वो मोशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूल्स आर इन कंटीन्यूअस मोशन, आर इन कंटीन्यूअस मोशन, कंटीन्यूअस मोशन में है, ठीक है, और बट इन रैंडम डायरेक्शन। डायरेक्शन उनकी कोई नहीं है। याद रखें गैस मॉलिक्यूल तब तक चलते रहेंगे जब तक वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए नहीं जाते। वंस दे आर कोलाइडेड दे चेंज देयर डायरेक्शन। एक दफा वो टकरा गए वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जैसे ये कंटेनर है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जाएगा जब तक किसी दूसरे से नहीं टकराएगा, इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन इनकी रैंडम है, कंटीन्यूअस मोशन एंड इन रैंडम डायरेक्शन। और इसी जो डिस्टेंस है, देखें यहां पर एक मॉलिक्यूल से कोलिजन हुआ, यहां पर मॉलिक्यूल से कोलिजन हुआ, टकराएंगे डायरेक्शन चेंज। अगर आपने नोटिस किया होगा और से ध्यान से, तो दिस इज अ कोलिजन एंड दिस इज अ कोलिजन एंड दिस इज अ डिस्टेंस व्हिच इज ट्रेवल्ड बिटवीन कोलिजन्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कोलिजन्स। कोलिजन्स के बीच में वो कैसे चलेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कोलिजन्स। कोलिजन्स के बीच में वो कैसे चलेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, सीधे चलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है दो कोलिजन्स के दरमियान, इस डिस्टेंस का नाम है मीन फ्री पाथ, द एवरेज, क्योंकि दो जगह आए गए, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन्स is known as mean free path। ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोलिजन ये कंसीडर करें और एक कोलिजन ये कंसीडर करें, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी मीन फ्री पाथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। वी आर स्टडिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी हम किसको फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग गैस, गैस को फोकस कर रहे हैं। सही है, इसको नोट करें तो हम आगे बढ़ें। अब देखें गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये टकराते हैं किसके साथ, अपने साथ भी और कंटेनर के वॉल के साथ भी।
तो जब अपने साथ टकराते हैं या कंटेनर वॉल के साथ टकराते हैं तो इनके जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक होते हैं। कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। गैस मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन्स हैं वो कोलिजन्स क्या हैं? परफेक्टली इलास्टिक हैं। और कोलिजन कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के, एक इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक। यहां मैं लिख देता हूं, कोलिजन इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक। इलास्टिक में एनर्जी इज कांस्टेंट, यहां एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक में एनर्जी कांस्टेंट होती है, इनइलास्टिक में एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। हालांकि इलास्टिक में मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, इनइलास्टिक में भी मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो मोमेंटम को हमने डिस्कस नहीं किया, हमने किसको डिस्कस किया? जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जिससे चीजों को डिफरेंशिएट कहा जाता है, किया जाता है, वो हमने डिस्कस। तो मोमेंटम इनका क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, इट मींस नो लॉस, नो गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ना तो लॉस होगा ना एनर्जी का गेन होगा। ठीक है, इसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, तो कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस प्रेशर। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो कंटेनर की वॉल के साथ टकराने के दौरान क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर इज ड्यू टू द collisions of gas molecules with the walls of container। प्रेशर क्यों है? जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं कंटेनर की वॉल के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? और ये आई हुई डेफिनेशन एज इट इज प्री एंट्री टेस्ट में। उसके बाद अब देखें, गैस को अगर देखा जाए तो गैस दो हिस्सों में बंट सकती है। इधर ध्यान दें, गैस रियल, गैस आइडियल। ठीक है, रियल गैस भी हो सकती है, गैस आइडियल भी हो सकती है, या इट वुड बी बेटर टू से आइडियल बिहेवियर। तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे? आइडियल के लिए पढ़ेंगे। ये केएमटी भी किसके बारे में? दिस केएमटी इज अबाउट आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैस किसे कहते हैं? जो गैस लॉ ओबे करे। रियल गैस किसे कहते हैं? जो गैस लॉ ओबे ना करे। आगे आएगा गैस लॉस का टॉपिक। तो इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी ना रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। अगर मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, अगर इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हो या इन मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन हो तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो अगर एक मॉलिक्यूल कम हो जाएगा तो अब इसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी। अगर एक की जगह हम 4 मॉलिक्यूल बढ़ा दें तो क्या होगा, तो भी मूवमेंट में फर्क पड़ेगा। अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, इफ देयर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल आजाद होगा। ऐसे ही है जैसे एक पागल इंसान होशो हवास में ना हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने लोग जी रहे हैं, दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, ही इज इंडिपेंडेंट। तो गैस का मॉलिक्यूल भी एक पागल चीज है, ठीक है। तो इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लास्ट पॉइंट के पार्टिकल्स हमने कहा मोशन, और ये मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि मोशन होगा तो दैट मोशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो यहां पर भी एनर्जी होगी, और जो के ई है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। एंड इट वुड बेटर टू से एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये बेहतर होगा कि हम क्या कहें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस रूम में इस वक्त जितनी भी गैसेस हैं, 2 गैसेस तो कंफर्म है, पक्का पक्का। कौन सी, ऑक्सीजन गैस, क्यों, क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्यों, क्योंकि मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं। तो दोनों गैसेस में मैं पूछूं कि किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो व्हाट विल यू से। हाँ भाई बताएं, क्या कहेंगे आप। योर आंसर इज दे ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर अगर सवाल हो कि इन रूम which of the following gases have highest KE average। A में हो ऑक्सीजन गैस, B में हो CO2 गैस, C में हो हाइड्रोजन गैस, D में हो all are equal। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन को, फोकस करें, क्या होगा इसका जवाब। तो अभी मैंने बताया कि क्योंकि के ई एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, के ई एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है ना, तो रूम टेम्परेचर पे सारी गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो देखें हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये थ्योरी मोशन को डिस्क्राइब करती है। किसके मोशन को डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, एंड दिस मोशन ऑफ पार्टिकल विल डिसाइड द स्टेट, और ये स्टेट डिसाइड करेगी। हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत में होते हैं। दे आर इन रैंडम डायरेक्शन, they travel in a straight line between the collisions, and that average distance is called mean free path। उस average distance को क्या कहेंगे हम, mean free path कहेंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, तो इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, लार्ज एम्प्टी स्पेस।
और इस लार्ज एम्प्टी स्पेस की वजह से वो कंप्रेस किए जा सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे पूरे गैस के मुकाबले में तो वो क्या है, ना होने के बराबर। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होती है, नहीं होती, ना रिपल्शन होती है। इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। प्रेशर क्यों होता है, जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं। और हर टेम्परेचर पे तमाम गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। ठीक है, इसको नोट करें तो हम फिर लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ें। अब देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड। तो KMT फॉर लिक्विड, इसके मुताबिक लिक्विड में पार्टिकल्स फेयरली क्लोज होते हैं। पार्टिकल्स आर फेयरली क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड। अब इन फेयरली क्लोजनेस की वजह से क्या होता है कि दे डू नॉट हैव फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट नहीं होती उनमें, पार्टिकल्स में फ्री मूवमेंट नहीं होती। तो फ्री मूवमेंट नहीं होती तो इस वजह से क्या होता है, दे हैव डेफिनेट साइज। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर्स की सूरत में होते हैं। क्लस्टर्स माना बंच, गुच्छा। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। तो इस वजह से सॉलिड की हो गई क्या, डेफिनेट साइज। अब सॉलिड में पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन होता है और उसके साथ साथ रोटेशनल मोशन भी होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर यूं रोल करते हैं। तो इस रोटेशनल मोशन की वजह से क्या होता है कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। उसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। Particles can rotate, and due to this there is no fixed shape of liquid। और लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती तो क्या करता है, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर की शेप एक्वायर करता है जिसमें इसको रखा जाए। ठीक है, समझ गए बात को, नोटिस करें हाँ इसको। तो हम आगे बढ़ें। इसके बाद KMT फॉर सॉलिड्स। KMT फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो गए तो उनके बीच में क्या होगा, दे हैव ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होंगे। अगर पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होंगे तो क्या होगा, नो फ्री मूवमेंट।
अगर याद रखें पार्टिकल्स के पास फ्री मूवमेंट नहीं है तो समझ लो साइज फिक्स हो गई। पार्टिकल्स डू नॉट हैव फ्री मूवमेंट, हेंस फिक्स्ड साइज। पार्टिकल्स कैन नॉट रोटेट, पार्टिकल्स रोटेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस दे हैव डेफिनिट शेप। इस वजह से क्या है, डेफिनिट शेप है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो क्या होगा, ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज, दे ओनली वाइब्रेट, उसमें सिर्फ क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास सॉलिड भी है, हमारे पास लिक्विड भी है, हमारे पास गैस भी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को, इनको कहा जाता है कंडेंस्ड स्टेट। सॉलिड एंड लिक्विड आर कॉल्ड कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, लिक्विड और गैसेस को क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दे कैन फ्लो। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी टर्म है कि लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है। तो यहां पर सवाल हो कि which of the following can flow, कौन से फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डी में हो, बी एंड सी। कौन फ्लो कर सकता है? हाँ जी बताओ, गैस भी फ्लो कर सकती है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन? ये सेम केस सवाल हो, नोटिस करें इसको, विच कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये सवाल और एक और सवाल, ये दोनों एक किस्म के इंटरेस्टिंग सवाल हैं, इफ यू थिंक दे आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखें दोनों सवाल। कौन सी चीजें फ्लो कर सकती हैं? हमने कहा गैस और लिक्विड फ्लो कर सकता है, तो विच कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। अब देखें, गैस जो है ये फ्लो कर सकती है सारी डायरेक्शंस में। मिसाल के तौर पे अगर कंटेनर हो, उस कंटेनर को मैं खोलूं, ठीक है, तो उसमें गैस हर डायरेक्शंस में फैलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इट कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन
अगर लिक्विड हो मेरे पास, उस लिक्विड को मैं फ्लो करना चाहूं, ऐसे पड़ा हुआ, क्या वो फ्लो करेगा? नहीं। लेकिन अगर उस लिक्विड को मैं यूं करूं, बीकर को उल्टा करूं, तो क्या होगा? इट विल फ्लो। वेयर इट विल फ्लो? इट विल फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। इट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो गैस भी फ्लो करती है, लिक्विड भी फ्लो करता है, इसी वजह से दोनों को कहा जाता है फ्लूइड्स। लेकिन गैस फ्लो करती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जबकि नहीं, गैस सारी डायरेक्शन में फ्लो करती है और लिक्विड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।